हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था वो था रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, जिसमें मैंने दो डिफरेंट मेथड्स लिए थे। एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों वेक्टर से हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट किया था। वो रिजल्टेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हमारे पास है, जिसका हम एक सिंगल इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और उन दोनों की कंबाइंड डायरेक्शन से हम उसके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड था। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सिंगल वेक्टर हमारे पास हो, किसी भी डायरेक्शंस के अंदर हो। इट मे बी इन हॉरिजॉन्टल, it may be in vertical or it may be in any directions। horizontal 0 डिग्री और vertical 90 डिग्री। तो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, कोई भी एंगल के अंदर कोई सिंगल वेक्टर्स हमारे पास है। और इस सिंगल वेक्टर्स को अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये वेक्टर्स हमारे पास है। एक वेक्टर मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया इसका, और दूसरा वेक्टर मैंने किस में ले लिया इसको, वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, दो वेक्टर्स डिवाइड कर दिए, वन इन हॉरिजॉन्टल और सेकंड वन इज वर्टिकल डायरेक्शंस। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जो डिवाइड किए गए हैं, इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट करता हूँ, कंबाइंड, ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, तो इनका जो इफेक्ट होगा वो सेम एज इट इज होगा गिवन वेक्टर की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा के अंदर अगर हम डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, दैट इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। नाउ फोकस ऑन डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशंस हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करते हैं इनटू टू और मोर वेक्टर्स, इनटू टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा के अंदर, इन सच ए वे दैट, मतलब इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि देयर कंबाइंड इफेक्ट, किनका कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, इज सेम एज इट इज गिवन वेक्टर। जो पहले हमारे पास कोई एक सिंगल वेक्टर अगर गिवन होता है, अगर उसको हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो सेम एज इट इज होगा गिवन वेक्टर की तरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और इसी प्रकार से द वेक्टर इनटू विच द गिवन वेक्टर इज स्प्लिटेड इज कॉल्ड द कंपोनेंट। तो वो जो दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर हमने डिवाइड किए हैं, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, उस वेक्टर के कंपोनेंट, हम उसको कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, कि मान लो हमारे पास कुछ वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, तो वेक्टर्स जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर्स मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिखा मैंने आर वेक्टर। क्या लिख दिया हमने, आर वेक्टर, इसको हमने लिख दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से दो वेक्टर्स और हमारे पास गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन है और दूसरा वेक्टर्स हमारे पास बी गिवन है। दो वेक्टर गिवन है। ठीक है, एक वेक्टर कितना बोला मैंने, आर, दूसरा हमारे पास क्या है, दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इनको शिफ्ट करते हैं, इस आर के साथ शिफ्ट कर देते हैं, ए को मैंने उठा के यहाँ पे रखा इस प्रकार से, ये मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया और ये ए। ठीक है, शिफ्टिंग बोलते, क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया जैसे लेमडा ए से, किसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेमडा ए से। जो आर वेक्टर है उसको हमने लिखा ओ क्यू, किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ क्यू से। ठीक है, इसी प्रकार से जो बी वेक्टर्स है उसको भी हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसी प्रकार से डायरेक्शंस के अंदर ही। ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शंस के अंदर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने म्यू बी से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, म्यू बी से, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया पी पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, एक ओ पी वेक्टर, एक ओ पी डायरेक्शंस होगी हमारे पास, दूसरी पी क्यू होगी और तीसरी हमारे पास कौन सी होगी, ओ क्यू। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ओ से पी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। ठीक है, और इसके आगे हमारे पास जो दूसरा वेक्टर वो पी से क्यू की तरफ है, पी से क्यू की तरफ, इस प्रकार से।
तो दीज टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शंस, किस में एक्ट करते हैं? सेम डायरेक्शंस के अंदर। एंड थर्ड वेक्टर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें हम यहाँ पे यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर कि जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओपी एंड पी क्यू। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो हेड ऑफ द वन वेक्टर एंड टेल ऑफ द अदर वेक्टर आर कोइंसाइड। हेड और टेल जो है वो आपस में कोइंसाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे सेम ऑर्डर। क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। और जहाँ पे हेड कोइंसाइड करते हैं, जहाँ पे टेल कोइंसाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या देता है हमें? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर। ठीक है, then their resultant is represented by the third side of a triangle are taken in opposite order. This is the opposite order. तो वो हमें रिजल्ट क्या देता है? R इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी। तो जो लेमडा ए और म्यू बी है ये क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट ऑफ ए आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आर के जो दो डिवाइड हमने किए हैं वो कौन कौन से? लेमडा ए और लेमडा बी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर प्रोसेस हमारे पास कहलाते हैं। तो लेमडा ए जो होगा हमारे पास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और अदर क्या हो जाएगा हमारे पास? लेमडा म्यू बी, वो अदर डायरेक्शंस के अंदर है। तो लेमडा ए इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर और म्यू बी इज द अदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। तो ये भी कंपोनेंट हो गया हमारे पास, तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है जिसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ ए वेक्टर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर। और टॉपिक का नाम हमारे पास है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, या फिर यूनिट वेक्टर हम उसको बोल सकते हैं। सिंपली क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस क्या थी हमारे पास? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1, और डायरेक्शन एज इट इज गिवन ए वेक्टर। जो वेक्टर्स होता है उसी की डायरेक्शंस के अंदर यूनिट वेक्टर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने लिखा ए और उसके ऊपर कैप लगा दी। क्या लगा दी? कैप। तो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है हमारे पास? ए कैप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, कि वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिससे हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, 3 पॉसिबल डायरेक्शंस होती है। वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। तो तीनों डायरेक्शंस के अंदर जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से। याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना फिर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो दीज आर द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे 2 एक्सिस इस प्रकार से शो कर सकते हैं और थर्ड वन इज दिस। ठीक है, तो इसको ये पैरेललोग्राम्स आप फॉर्मेशन कर सकते हो इस पार्ट के अंदर के हमारे पास इस प्रकार से जो पैरेललोग्राम पार्ट होगा तो वो हम लिख सकते हैं दैट वन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया जेड एक्सिस से। ठीक है, क्यूब बना सकते हो, क्यूब बोर्ड बना सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे तो ये नीचे वाली ये सरफेस जो होगी हमारे पास इसको हम कौन सी बोल देंगे? ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, जो वर्टिकल है ये कौन सी होगी? वाई एक्सिस। और इस प्रकार से जो आउटवर्ड होगी ये कौन सी होगी हमारे पास? जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा आई कैप। आई कैप क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जे से, ठीक है। जी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और जेड एक्सिस के मतलब क्या होगा हमारे पास, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हमेशा याद रखें 3 प्रकार के यूनिट वेक्टर होंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई, जे एंड के, आई, जे एंड के कैप, दीज आर द 3 यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जिनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी मैंने किसके इक्वल बताया, आप लोगों को याद रखने के लिए याद रखेंगे हमेशा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज इक्वल टू आई के इक्वल, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड, ऑर्थोगोनल ट्रायड, ठीक है। ट्रायड इसलिए 3 डायरेक्शंस होते हैं इसलिए हम इसको ऐसा बोल देते हैं एडी, ठीक है। ट्रायड ये पार्ट हमारे पास होता है, आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर इनको बना सकते हो, ओके। ये पार्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के, ये पार्ट इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशंस की बात हम आगे चल के करेंगे, अभी नाउ तो वी आर डिस्कस अबाउट द 2 डायमेंशन ओनली, ओके। तो कोई भी वेक्टर्स हमारे पास है उसके हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि एक वेक्टर्स हमारे पास है, उसको हम 2 या 2 से ज़्यादा के अंदर डिवाइड करते तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन। तो एक सिंगल वेक्टर के जितने भी हम डिवाइड करते हैं, 2 भी, मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया रेक्टेंगल में 2 साइड्स होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम एक लेंथ और ब्रेथ को कंबाइंड इफेक्ट कर देते हैं तो उसका जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा तो वो एक वेक्टर्स होगा, और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो सेम एज इट इज होगा गिवन वेक्टर के अंदर। वो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर वेक्टर के अंदर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी हमारे पास यहाँ पे, व्हेन ए वेक्टर इज रिजोल्व्ड, ठीक है, कोई भी वेक्टर्स हमारे पास है उसको रिजोल्व कर रहे हैं अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ठीक है। कि एक वेक्टर्स हमारे पास है उसको हमने रिजोल्व कर दिया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, 2 डायरेक्शंस के अंदर, जिसकी मैंने आप लोगों के बात की कि एक हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, वर्टिकल। द कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट फॉर्मेशन होंगे, द कंपोनेंट ऑब्टेन्ड दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट हमें मिलेंगे वो कंपोनेंट कौन से कहलाएंगे हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम उनको बोलेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से रिजोल्व करेंगे इन चीज़ों को, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो पार्ट होगा हम उसको किस प्रकार से पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास एक वेक्टर्स होगा तो उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो देखो हमें पता है कि 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, वन इज एक्स एक्सिस और दूसरी होगी हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर की हमने बात की थी, ठीक है। तो कोई भी एक वेक्टर्स होगा हमारे पास, वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर ए है
और इस वेक्टर्स को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जो हमें मिलेगा वो एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और इसके जो दो इफेक्ट बनाएंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करें, जब एक को दो में डिवाइड करते हो तो रिजोल्यूशन कहलाता है, और जब दो को कंबाइंड करते हो तो एक कहलाएगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमने लिखा ए एक्सिस से रिप्रेजेंट कर दिया, और वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरी चीज हमने इसके अंदर क्या पढ़ी कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई कैप से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस प्रकार से पार्ट के अंदर हम इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब ओरिजिन है, ओ से रिप्रेजेंट कर दो, इसको हम पी, ओ पी मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस। जो ओ पी है वो कितना एंगल फॉर्मेशन करता है, थीटा, तो उसके पार्ट के अंदर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक डायग्राम और भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास है ओ पी मेक एन एंगल थीटा, ए वेक्टर। ठीक है, दैट वन इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, और अब इसको देखो, आई और वेक्टर्स के इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से मैग्नीट्यूड पार्ट के अंदर भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास ओपी है तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास किस किस डायरेक्शंस के अंदर बने, एक डायरेक्शन से हमारे पास ये बने, एक डायरेक्शन से ये बने। अब एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स जो डिफरेंट से डायरेक्शंस के अंदर है और उनका कंबाइंड इफेक्ट उनके बीच में से जाता है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम। यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर हम इसको छोटा सा कम कर देते हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे P लिख दूं, इसको N लिख दिया, इसको M लिख दिया, तो ON एक डायरेक्शन होगी, OM दूसरी हमारे पास होगी, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, and the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram acting at the same common point। तो ये पैरेललोग्राम हमारे पास कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ONPM एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दो साइड हैं, एक फर्स्ट है OM, दूसरी है ON, both are acting at the same common point and the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram are acting also on the same common point। Then OP vector is equal to OM vector plus ON vector। ठीक है, तो R क्या है, R है रिजल्टेंट वेक्टर, R है रिजल्टेंट, और उस रिजल्टेंट के जो कंपोनेंट हमारे पास होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, A वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस में AY वेक्टर, A इज इक्वल टू AX प्लस में AY। इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या बोला कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप और जे कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर हमारे पास, तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, आई और जे, ओके, आई और जे दो यूनिट वेक्टर्स हो गए हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है उसके बेसिस के ऊपर हम इन दोनों के स्केलर मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है, वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर,
गिवन वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो जैसे आई कैप है, आई कैप फाइंड आउट करेंगे। आई कैप गिवन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स, मैग्नीट्यूड ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल ए एक्स से। तो हमारे पास जो ए एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपको किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करता है तो देन मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर जो उसी डायरेक्शंस के अंदर एक्ट करता है। सेम एज इट इज जे कैप किसके इक्वल होगा हमारे पास, जे कैप इज इक्वल टू ए वाई वेक्टर अपॉन ए वाई, और ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई इंटू में जे कैप। ठीक है, तो ये दो प्रकार से वेक्टर्स हमारे पास फॉर्म हो गए जिसको हम लिख सकते हैं, और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, तो ये दोनों जो वेक्टर्स हमारे पास हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इसको हम क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज और आगे और चलते हैं। आगे इसको अगर एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है, एंगल की फॉर्म में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंबाइंड इफेक्ट कैसे हो सकता है, वो चीजें। तो जो ए वेक्टर है वो एंगल थीटा बनाता है इसके साथ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी हमारे पास, ओ पी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इसी पार्ट के अंदर आते हैं कि हमारे पास किस प्रकार से मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन से पार्ट के अंदर हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ए एक्स ए वाई की वैल्यू को हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ए वाई का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ें, उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज़ें। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारे पास ओ एम है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, पी एम क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर, और ओ पी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ए एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब बेस इज ए एक्स, हाइपोटेन्यूस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कोस थीटा, देन ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, जो ए एक्स है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए कोस थीटा के इक्वल होगा। ओके, इसी प्रकार से सेकंड फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स ए वाई बाई ए, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइन थीटा के इक्वल, देन ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट वन इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ठीक है, ओके, दूसरा इज ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब आप लोग एक चीज और हमेशा याद रखना, ठीक है, माइंड रखना कि कोई भी वेक्टर जिस भी डायरेक्शंस के साथ एंगल थीटा फॉर्मेशन करना है तो उसी डायरेक्शन में वो जो कंपोनेंट होगा वो कोस होगा। कौन सा होगा, कोस, और उसके अपोजिट कौन सा होगा, साइन होगा। हमेशा याद रखना, जो भी वेक्टर है जिस भी डायरेक्शंस के अंदर एक्ट करता है तो उसी डायरेक्शंस के अंदर हम उसका कंपोनेंट बता सकते हैं, उसमें हमारे पास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो इक्वेशंस बनी हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, स्केयरिंग एंड एडिंग। क्या लिखेंगे इसको हम, स्केयरिंग एंड एडिंग। दोनों को स्केयर किया और ऐड किया तो फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन निकाल लिया हमने, ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सभी को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना, ए फाइंड आउट करना तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। ठीक है, जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड का पार्ट होगा हमारे पास। अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हमारे पास हमेशा याद रखें कि जब भी दो रेक्टेंगुलर वेक्टर्स हो गए तो उनका मैग्नीट्यूड हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट और इसके अंदर आता है कि अगर हमें इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, क्या फाइंड आउट करनी हो, डायरेक्शंस। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो वो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के साथ जो भी एंगल फॉर्मेशन करता है तो उसमें हम टेंजेंट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई और बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। अगर हमें एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का पार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे पास, जिस प्रकार से हम इन चीज़ों को निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हमारे पास है। तो ये पार्ट आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।